तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार रिवीजन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैं विशु कुमार लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए एसएससी परमार का जो PYQ पार्ट 4 है उसका नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के। ये जो है आपका लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक का रिवीजन आपको करवा दिया है हमारे इस चैनल के ऊपर। सो जिसको भी अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को आप देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। एंड काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिशियल सीरीज़ है, क्योंकि ये आने वाले जो आपका एसएससी 2024 में जो एग्जामिनेशन है स्टेनोग्राफर का, एंड इसके अलावा जो जीडी का 2025 में एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो क्या कहते हैं, रेलवे का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। टोटल यहाँ पर 30 लेक्चर है, सभी लेक्चर्स को हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका PDF तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है बोथ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। सो जिनको भी अगर नीड होगा आप वहाँ से जाकर के इसको ले सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, देखिए आप लोग लेक्चर तो देख ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लेक्चर देखने के बाद जो है प्रैक्टिस भी किया कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पासबुक को अभी तक परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट है। क्योंकि आपको इसमें जो है जितने भी आपका एग्जामिनेशन है, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, उन सभी के लिए जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पर मेरा प्रिपरेशन लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ कमी है तो वहीं से आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक नहीं पता चलेगा। एंड जो भी एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन मोड में होता है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप चूज कीजिए, ना कि आप ऑफलाइन बुक्स को परचेज कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप इसको चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अभी देखिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें कि 608 रुपीज़ में आपको ये टेक्स्ट बुक पासबुक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल सके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आप सभी का आज का है, 1960 का दशक में जो 2 प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से हरित क्रांति के रूप नाम से जाना जाता था, तो कौन कौन से वो 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा हरित हरित क्रांति आपका स्टार्ट हुआ था 1960 के समय में, ठीक है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर बता दें आप सभी को, तो फ्रेंड जो 1960 के आसपास में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत 2 प्रमुख योजनाएं भी स्टार्ट की गई थी। तो उसमें जो 2 कार्यक्रम थे वो थे आपका पहला गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको कि शॉर्ट में IAAP कहा जाता था, ठीक है, 1961 में इसको स्टार्ट किया गया। एंड एक था आपका गहन कृषि विकास कार्यक्रम, जिसको कि IADP कहा गया, जो कि 1964 में स्टार्ट किया गया। तो ये 2 आपका योजनाएं थी या फिर कार्यक्रम थे जो कि आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आपका शुरू किया गया था, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में आपको पहले ही डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हरित क्रांति का जो नाम है वो आपका विलियम गॉड ने दिया था। एंड जनक जो है हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसके लिए इनको जो है 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बाकी ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये मैक्सिको के थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इंडिया में हरित क्रांति के जनक की, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है इंडिया में, ठीक है। आपको पता होगा हरित क्रांति के समय जो है हम लोग एक PL 480 किस्म का एक वीट था, जिसको कि हम लोग USA से इंपोर्ट किए थे और उसको हम लोग जो है उपजाने के लिए जो है बोए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जो आपका हरित क्रांति हुआ था इंडिया में 2 फेजेस में हुआ था। पहला जो कि 1960 से 70 का फेज़ था, जिसमें कि आपका HYB किस्म का जो है बीज यहाँ पर यूज़ किया गया, मशीनीकरण का यूज किया गया, और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है फसलों का उत्पादन किया गया, ठीक है। ज़्यादातर ये चीज़ आपका जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड फेज था फ्रेंड्स 1970 से 80 के बीच में हुआ था, ठीक है। सेकंड फेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट फेज ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो ये हरित क्रांति आया था तो इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़ा था, जैसे कि इसमें जो है मिट्टी की जो क्षारीयता थी वो बढ़ गई, ठीक है। इसके अलावा जो भूजल का जो स्तर है वो आपका काफ़ी नीचे चला गया था। तो ये कुछ नकारात्मक इफेक्ट थी आपका हरित क्रांति का। बाकी आपको याद रखना है कि अगर मिट्टी में क्षारीयता बढ़ गया है तो अगर हम उसमें कमी करना चाहते हैं, उसकी कमी करना चाहते हैं, तो आप उसमें जिप्सम को ऐड कर सकते हैं, जिसका कि केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू में 2H2O होता है, ठीक है। अगर इसी जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करते हैं तो ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कि फार्मूला CaSO4 इंटू में ½ H2O होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है कि अगर हमको एल्कनिटी यानी कि क्षारीयता को दूर करना है मिट्टी की, तो उसके लिए हमको जिप्सम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इतना चीज़ अभी फिलहाल के लिए याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा कि जो शैवाल है इसके आधार पर जड़ जैसी संरचना क्या होती है जो शैवाल को पत्थर जैसे कठोर सबस्ट्रेट से बांधती है। मतलब शैवाल के ऊपर जो है आपका जो बेस होता है, ठीक है, उसमें आपको जो है पत्थर जैसी कठोर संरचनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, और मतलब जड़ जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी जो कि आपका पत्थर जैसी कठोर होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका जो है होल्ड फास्ट कहलाता है, ठीक है। बाकी शैवाल के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपका फाइलम कैटेगरी से जो थैलोफाइटा है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी शैवाल में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। एंड जो शैवाल का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। बाकी इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है शैवाल होते हैं, जैसे कि हरित शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। तो हरित शैवाल को आपको क्लोरोफाइके कहते हैं, भूरा शैवाल को फैकोफाइके को कहते हैं, लाल को आपका रोडोफाइको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। बाकी इसके एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हरित शैवाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो है आपका क्लैडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास आपको देखने को मिलेगा जो आपका हरित शैवाल का एग्जाम्पल है। भूरा में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो भूरा में आपको जो है लेमिनेरिया, केल्प और सरगाजम देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो स्पाइरोगैरा है वो भी आपका हरित शैवाल का ही एग्जाम्पल है। स्पाइरोगैरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी खोज जो है कह सकते हैं कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जब वो एक पॉन्ड में खोज करे थे, ठीक है, इन्होंने ही जीवित कोशिका की भी खोज की थी, आपको पता होगा। तो स्पाइरोगैरा भी उन्होंने देखा था जो आपका वो लेक था, पॉन्ड था, ठीक है, और इसको इन्होंने लिटिल प्लांट का नाम दिया था। तो इतना चीज़ याद रखना है। बाकी लाल का अगर बात करेंगे, लाल शैवाल की, तो अगर आपका जो है लाल का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका यूज आपका जेली वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है डांग दरबार मेला जो है हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। तो डांग दरबार मेला की बात करेंगे तो गुजरात का एक फेस्टिवल है, ठीक है, मतलब फेस्टिवल नहीं, मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं महोत्सव है, ठीक है। गुजरात में डांग दरबार मेला होता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान का हम लोग याद करते हैं, तो राजस्थान में आपका गणगौर हो जाएगा, पुष्कर मेला हो जाएगा, कोलायट हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा और बानेश्वर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर महोत्सव हैं राजस्थान के। इसी के अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो लोकरंग खजुराहो, ठीक है, जिसको कि कंदरिया महादेव मंदिर के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको कि चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा भगोरिया हाट, तानसेन महोत्सव, ठीक है, तानसेन क्या बजाते थे, तो रुद्रवीणा बजाते थे, और तानसेन महोत्सव आपका जो मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा चैत्यागिरी विहार जो कि आपका सांची में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा पंचमढ़ी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स नहीं, मतलब कि महोत्सव हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो तानसेन महोत्सव है, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है तानसेन जो थे वो आपके पहले जो है वो राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद ये अकबर के दरबारी कवि बने थे, जिसको कि नवरत्न में से एक थे। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक थे तानसेन। तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास गुरु। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा जो है आपका एक न्यू ईयर फेस्टिवल है यहाँ पर महाराष्ट्र का, ठीक है। एंड गुड़ी का मतलब वही होता है जीत, ठीक है। इसके अलावा कोजागिरी पूर्णिमा, नरली पूर्णिमा, एलोरा महोत्सव, पोला, वानगंगा, अगेरा, ठीक है। उसके अलावा सुलावाई नाड, ठीक है। तो ये सब आपका जो है महाराष्ट्र का प्रमुख महोत्सव है। इसके अलावा गुजरात का थोड़ा बहुत हम देखेंगे तो इसमें रण महोत्सव, समलाजी गेलो, ठीक है, वौथ मेला और मोढेरा, ये प्रमुख आपका गुजरात का महोत्सव है। इसके अलावा भी जो आपका कुछ आता है, जैसे कि बहु मेला की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। रोंगकेर आपका असम का है जो कि बोडो जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। म्योको की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का है। उसके अलावा पोंगल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। एंड कोलम कला भी आपका जो है इसमें जो है ये एक प्रकार का आर्ट है जो कि पोंगल फेस्टिवल से ही संबंधित रखता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको बस इतना याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर ये याद नहीं होता है, जो जो चीज़ें याद करने वाली है आप उसको जो है 2-2 3-3 बार जो है याद करके कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारी याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बोला कि 73वां जो संविधान अधिनियम 1992 है कितने से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली आई थी जिसमें कि आपका पहले था आपका ग्राम पंचायत, सेकंड पे पंचायत समिति और थर्ड लेवल पे आपका जो जिला परिषद था। तो ये जो है कितने से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में मतलब डिसाइड किया गया कि होगा। तो देखिए 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जो है ये
त्रिस्तरीय प्रणाली होगा। ये आपका 73 जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अंतर्गत ये आपका फिक्स किया गया था। हालांकि ये जो आपका मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ठीक है, ये आपका 2 अक्टूबर 1959 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये फिक्स नहीं था, मतलब कि ज़रूरी नहीं था कि सभी लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। ये कहीं कहीं पार्टिकुलर क्षेत्र में आपका था, जैसे कि सबसे पहले ये नागौर जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति हुआ था, जिसके अंतर्गत जो ये आपका त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको ऑल ओवर यहाँ पर जो है कानूनी तौर पे इसको जो है मतलब कहा गया कि नहीं, इसको सबको फॉलो करना है। जहाँ पर भी 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली फॉलो होगी। जहाँ पर 20 लाख से कम है वहाँ पर आपका द्विस्तरीय रहेगा, ठीक है। जो अशोक मेहता समिति था, ठीक है, वो आपका 2 स्तरीय ही आपको बताया था, लेकिन इसको जो है हम लोग मतलब कि अपनाए नहीं, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का जो था उसको हम लोग फॉलो किया, ठीक है। इसके अलावा तो गौन, एल एम सिंधवी, ये सब भी कुछ समितियाँ थी, लेकिन उसमें से हम लोग जो है बलवंत राय मेहता समिति को ही फॉलो किए हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था ये पंचायती राज, बाकी याद रखना आपको, ठीक है। ये कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, लेकिन हम लोग 24 अप्रैल 1993 को जो है मतलब कि आधिकारिक तौर पर जो है इसको हम किए थे, ठीक है। एंड इसी दिन पंचायती राज दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आपका भाग 9 से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा एक और यहाँ पर जो है 74th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत आपका जो है नगर पालिका की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपका जो ग्राम पंचायत था वो आपका रूरल एरिया में था, और जो नगर पालिका था वो आपका अर्बन एरिया में था, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा दोस्तों जो आपका 97th अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत आर्टिकल 9B को ऐड किया गया था, जिसके अंतर्गत सहकारी समिति आपका आया है, ठीक है। तो ये चीज़ बस इतना याद रखना है इसमें। और 3 लेवल कौन कौन सी थी? तो पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद सबसे ऊपर रहेगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जो आपका विलेज लेवल है उस पर आपका ग्राम पंचायत रहेगा। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कुछ यहाँ पर जो है आर्टिकल्स के बारे में, जो कि आपका पंचायत से संबंधित है। तो 243 आर्टिकल जो है आपका, सबसे पहले तो कि इसकी परिभाषा देती है पंचायत की। 243A में आपका जो है ग्राम सभा के बारे में डिस्कस है, ठीक है। 243B में जो है पंचायत का गठन से संबंधित है, मतलब कि किस तरीके से इसका जो है गठन हुआ है। उसके अलावा 243C में जो है आपका पंचायत की संरचना के बारे में बात है। 243D में आपका जो है सीटों का आरक्षण के बारे में बात किया गया है, ठीक है, सीट्स का आरक्षण के बारे में बात किया गया है। 243E में आपका पंचायत की अवधि, मतलब कि कितने साल का रहेगा, तो ये 5 साल का रहता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा 243F में सदस्यता के लिए निर्धारित है, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये सब बातें आपका 243F में है। इसके अलावा 243G में आपका पंचायत की शक्ति के बारे में है, ठीक है। 243H में आपका पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, इसका PDF जब मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करने वाला है, तो याद कर लीजिएगा इसको आप देख करके। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो 106th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत 1/3 सीट जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा में फीमेल के लिए जो है आरक्षित रहेगी। हालांकि ये जो है जो अभी रिसेंट में आपका इलेक्शन हुआ उसमें ये एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जो नेक्स्ट आपका इलेक्शन होने वाला है उसमें ये एप्लीकेबल रहेगा कि लोकसभा राज्यसभा में जो भी सीट होंगे उसमें 1/3 सीट जो है आपका महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है। तो 106वां अमेंडमेंट के अंतर्गत ये जो है चीज़ें ऐड की गई हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर घनत्व है, ठीक है। अगर पूछेंगे स्टेट वाइज के सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो बिहार में देखने को मिलेगा स्टेट में, जो कि 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। एंड यूटी की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पर जो है डेंसिटी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे लोवेस्ट डेंसिटी की, तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। एंड अगर यूटी की बात करेंगे तो पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुल जनसंख्या बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार तो 1.21 बिलियन था, यानी कि 121 करोड़ था, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 17.7% था। एंड वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 1.64% था, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी जो है भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो देखिए तटीय मैदान की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपका जो भी पेनिनसुलर रिवर है वो सारे आपका आते हैं, लेकिन जो आपका 3 नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका
माउंटेन से इसका जो है उद्गम हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है आपका तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कुछ जो नदियां हैं जैसे कि आपका गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो इसका हम लोगों को उद्गम स्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अगर गोदावरी पूछेगा फ्रेंड्स तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ से जो है आपका ये गोदावरी नदी का उद्गम होता है। एंड कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर जो आपका महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कावेरी की बात करेंगे तो ये आपका ब्रह्मगिरी जो कि आपका कर्नाटका में है, ठीक है। एंड ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करेंगे तो ये आपका जो है मानसरोवर जो आपका है कैलाश में लोकेटेड, वहाँ पर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपका मतलब कि रिहांग के पहले कहलाता है, जो आपका चाइना वाले हिस्से में होता है। तो बाकी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, फिर आगे बढ़ता है तो ब्रह्मपुत्र कहलाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है तो फिर ये जमुना के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये फिर जमुना जाकर के आपका पद्मा नदी से मिल जाती है और उसके बाद मेघना नदी बन जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बस इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका कोस्टल लाइन्स है उसको हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांटे हैं, जिसमें कि जो आपका वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसमें कच्छ हो जाएगा, काठियावाड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पर ये जो कर्नाटका वाला हिस्सा है ये कोंकण कहलाएगा। केरल से लेकर तमिलनाडु वाला हिस्सा मालाबार कहलाएगा। यहाँ से लेकर के जो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो है कोरमंडल तट कहलाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा वाला पार्ट उत्तरी सरकार, और उड़ीसा लेके वेस्ट बंगाल उत्कल उत्कल मैदान, और जो वेस्ट बंगाल के आगे वाला है वो बेंगा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जो सह्याद्री है महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट में लोकेटेड है सह्याद्री, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हमसे पूछा गया था कि तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब और कुछ कुछ नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब काफ़ी लंबी है दक्षिण में, और इसी को दक्षिण गंगा कहते हैं लंबी होने के कारण, ठीक है। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है टोटल 1450 किलोमीटर है। उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक में होती है, ठीक है। सह्याद्री पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। बाकी कहाँ कहाँ पर बहती है ये तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसके अलावा जो कर्नाटका है उस वाले हिस्से में भी ये बहती है। बाकी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं मतलब सहायक नदियां हैं वो आपका चंडीगढ़, उड़ीसा, एमपी में बहती है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी, ये सब अब आपका जो है सहायक नदी है आपका गोदावरी का, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे करके P World War I MS, ठीक है। यानी कि P से पेनगंगा, एक P से आपका पूर्णा, एक P से प्राणहिता, एक W से आपका जो है यहाँ पर वेनगंगा हो जाएगा, एक और W से क्या हो जाएगा, ठीक है, एक आई है, आई से इंद्रावती हो जाएगा, एम से आपका मंजीरा हो जाएगा, एस से आपका यहाँ पर सबरी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृष्णा नदी है याद रखिएगा इसको भी, तो इसका भी जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर से है, जो कि महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। एंड इसकी जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ पे बहता है तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद यहाँ पर डेल्टा बना देती है, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपका है कृष्णा नदी। सहायक नदियों की बात करेंगे तो भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये है। इसका ट्रिक था कि भीम तो मौसी की घाट पे ले जा करके दूध की माला बना, ठीक है, जिसमें भीम से भीमा हो जाएगा, मौ से यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, मूसी हो जाएगा, मौसी से मूसी, ठीक है, को से कोयना, ठीक है, घाट पे घाटप्रभा, और इसके बाद दूध से आपका दूधगंगा, ठीक है, माल से आपका जो है मालप्रभा हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इतना चीज़ आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा एक पेन्नार नदी है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड कावेरी की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ है 800 किलोमीटर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटका में जो कोडाग जिला है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो कि वर्ष भर बहती रहती है। मतलब कि जो भी आपका दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो सारे आपका जो है मौसमी नदियाँ, मतलब कि मौसम पर डिपेंड करता है। लेकिन यही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सालों भर इसमें जो है आपको पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे जो पेरेनियल नेचर की होती है वो आपकी जो नॉर्थ वाला जो आपका हिस्सा है जो कि आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो है आपका सालों भर पानी देखने को मिलता है, इसीलिए आपका ये जो है अपवाद में आता है, ठीक है। इसको धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। देखिए दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं, और एक होता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। एंड बाकी कावेरी को यहाँ पर जो है दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है, धार्मिक मान्यता के आधार पर। इसके अलावा इसकी सहायक नदी जो है हेमवती, काबिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती, ये सब आपका सहायक नदी है। डेल्टा की बात करेंगे दक्षिण भारत का बगीचा इसको कहा जाता है, ठीक है।
अपवाद की बात करेंगे तो मतलब ये आपका ट्रिक था याद करने का, लास्ट में जहाँ पर भी आपको जो है वती देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपका मतलब कि कावेरी नदी से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंद्रावती है वो आपका गोदावरी का सहायक नदी है, ना कि इसका है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक था कि जिसमें भी लास्ट में वती या वाणी लगा रहे वो आपका जो है कावेरी का सहायक नदी आएगा, ठीक है। लेकिन अपवाद में इंद्रावती याद रखना है कि इंद्रावती आपका जो है कावेरी का नहीं बल्कि गोदावरी का सहायक नदी। बाकी गंगई के बारे में याद रखना है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, ठीक है, मतलब भारत की सबसे दक्षिण में नदी जो लोकेटेड है वो आपका बहगई है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र याद रखना है 2900 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है, ठीक है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। उद्गम तो बता ही दिया हम लोगों ने। अन्य नाम इसका तिब्बत में सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में सिहांग या दिहांग होता है, असम में ब्रह्मपुत्र होता है, बांग्लादेश में जमुना होता है, ठीक है। नामचा बर्मा से ये यू टर्न लेती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इसी पे, जो माजुली नदी द्वीप है वो असम में लोकेटेड है, इसी नदी में, ठीक है। बाकी पद्मा और जमुना नदी जब मिलती है तो मेघना नदी का निर्माण होता है। मेघना की सहायक नदी आपका बराक नदी है, तो ये याद रखना है। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की तरह बनता है। एंड सहायक नदियों की बात करेंगे इसके, तो दाएं तरफ से जो मिलती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की, तो वो आपका लोहित हो जाएगा, धानसारी हो जाएगा। एंड बाएं तरफ से मिलने वाली आपका कामेंग, मानस, तीस्ता, सुवनसारी और दिवांग है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था तब कौन ब्रिटिश भारत का वायसराय था। तो जब शिमला सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, तो उस समय आपका जो वेवेल था, ठीक है, 1945 में वो था, ठीक है। बाकी इसके पहले कुछ थे यहाँ पर जो भारत के वायसराय, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 1926 से 31 के बीच में था। इसके समय में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि आपका साइमन कमीशन हुआ था, जो कि एक 7 अंग्रेजी सदस्य था, जो कि मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था क्योंकि सभी सदस्य जो इसमें अंग्रेज़ थे, ठीक है। इसी के मतलब कि रिस्पेक्ट कह रहा हूँ मैं, इसी के मतलब चीज़ में जो है एक नेहरू रिपोर्ट भी आया था, जो कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इतना याद रखना है। बाकी इसके अलावा इन्हीं के समय में जो है आपका चट्टगांव शस्त्रागार लूट हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है सूर्यसेन जो है मतलब कि रेड किए थे, ठीक है, जिसको कि मास्टर दा भी कहा जाता था। बाकी लाहौर अधिवेशन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, इरविन के समय में ही कराची अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। बाकी लिन लिथगो के बारे में भी याद रखना है कि जो लिन लिथगो था वायसराय, उस समय जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था जिसमें कि विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, ठीक है। विनोबा भावे के बारे में याद रखना है कि ये जो 1953 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसके अलावा एक और यहाँ पर वायसराय थे जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन स्टार्ट किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन इसको समाप्त किया था आपका द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। द्वैध शासन क्या था, तो द्वैध शासन में था कि जो आपका दीवानी के जो राइट्स थे वो बोला गया था कि हम रखेंगे, और बाकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो देख रेख का जो काम है वो मतलब इंडियंस को सौंपा गया था, ठीक है। तो ये द्वैध शासन था जिसको कि समाप्त किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है, 1772 में, ठीक है। डुअल कोर्ट का भी स्थापना इसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही। एंड बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है इसको कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि जो बंगाल का जो मतलब कि क्या कहते थे जनरल था, ठीक है, गवर्नर था, ठीक है, उसका जो मतलब टर्म था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ही पहला था, तो इसीलिए इसको जो है पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है बंगाल का। बाकी 1773 में आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था, एंड इसके अंतर्गत जो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जो आपका कलकत्ता में था, तो पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना की गई थी। तो ये सब चीज़ आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर बोर्ड है कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाड खान मंदिर जो है किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो देखिए आपको 3 शैलियाँ पढ़ाई गई थी, नागर, द्रविड़ और वेशर। तो जो कर्नाटका का जो ऐहोल मंदिर है, ठीक है, मतलब ऐहोल में स्थित जो लाडखान मंदिर है वो आपका जो है वेशर शैली से निर्मित है, जो कि आपका क्या कह सकते हैं, जो आपका द्रविड़ शैली है और जो आपका ये नागर शैली है, उस दोनों का मिक्सचर मतलब है, मिक्स फॉर्म है, ठीक है। तो उसको वेसर शैली कहते हैं। बाकी तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि नागर शैली आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, वेसर शैली आपको जो सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा, और जो द्रविड़ आपको साउदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि जो गर्भगृह होता है मतलब पहले सिमिलरिटी क्या होता है, तो गर्भगृह तीनों में होता है, ठीक है, मंडप भी तीनों में होता है, लेकिन अगर बात करेंगे गोपुरम की तो गोपुरम आपको नागर और वेशर शैली में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ शैली में मिलेगा, और वो आपका काफ़ी दूरी से ही होता है, ठीक है। बाकी जो आपका
मतलब नागर शैली का जो शिखर होता है, मतलब टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको शिखर कहते हैं, और जो आपका द्रविड़ शैली का जो आपका होता है उसका जो टॉप होता है उसको विमान कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो है पट्टाडक्कल करके एक यहाँ पर है, ठीक है, जिसको कि रानी लोकमहादेवी ने निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर एक है आपका जो कि हम्पी में लोकेटेड है, जिसको कि लक्कन दंडिका ने यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बोर्ड है, ड्रोसोफिल की लाड़ ग्रंथियाँ में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो ड्रोसोफिल की लाड़ ग्रंथियों में आपका जो है जाइंट क्रोमोसोम यानी कि विशाल गुणसूत्र आपको जो है लैंप ब्रश देखने को मिलता है। बाकी गुणसूत्र के बारे में याद रखना है कि ये जो आपका डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। मानव में जो है आपका 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो ऑटोसोमल होता है, यानी कि दोनों में लगभग सेम होता है। एक जो जोड़ा होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, क्योंकि यही जो आपका सेक्स को डिसाइड करता है, मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो मेल में ये जो XY होता है और जो फीमेल होता है उसमें XX होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बता दें कुछ कुछ आनुवांशिक विकार भी हो जाता है अगर जीन में परिवर्तन होता है तो, और गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो जो जीन में परिवर्तन होता है उसको हम लोग मेंडेलियन के कहते हैं, क्योंकि जो मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें थी, मतलब जीन में परिवर्तन के कारण जो मतलब चीज़ें देखी थी, वो जॉन ग्रेगर मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मटर के पौधों पर जो परीक्षण किया था और उससे जीन में परिवर्तन के कारण जो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की थी। तो इसीलिए जीन में परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसको मेंडेलियन कहते हैं, और जो गुणसूत्र में जो आपका विकार उत्पन्न होता है उसको हम ऑटोसोमल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंडेलियन होता है, ठीक है, इसमें आपको जो सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, हेमियोफीलिया देखने को मिलता है और थैलीसीमिया, ये सब विकार आपको देखने को मिलता है जीन में परिवर्तन के कारण। वही दोस्तों गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो जो ऑटोसोमल होता है उसमें आपको डाउन सिंड्रोम, जिसको कि ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, तो ये आपको विकार देखने को मिलता है। और सेक्स में अगर बात करेंगे दोस्तों तो दो प्रकार की आपको यहाँ पर जो है विकार देखने को मिलेगा, एक टर्नर सिंड्रोम और एक आपका नाइल फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स आपका मिसिंग होता है, और जो नील फिल्टर होता है इसमें ये सिर्फ मेल में होता है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी गुणसूत्र की खोज जो आपका वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में किया गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो गुणसूत्र के बारे में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये सब चीज़ें, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो भी आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो है कौन सा खंड महिलाओं की गरिमा के लिए जो है अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करता है? तो 51A का जो सब क्लॉज ई है, ठीक है, वो जो है आपका महिलाओं की गरिमा के अपमानजनक प्रथाओं को जो है त्याग करता है। अब देखिए ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका 51A में आता है, ठीक है, 51A में आता है। इसके अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो 51A का जो आपका मतलब सब क्लॉज ए है, ठीक है, उसमें जो आपका प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा यह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये मतलब ये चीज़ें आपका मौलिक कर्तव्य, ये चीज़ आपका लिखा गया 51A में, ठीक है। उसके ही सब क्लॉज है, जैसे ए में आपका जो है ये बात कहा गया कि जो भी संविधान का जो रूल है उसको पालन करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उस सब का सम्मान करेगा। फिर उसके बाद जो बी है उसमें आपको जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करता है, ठीक है, उनके जो उच्च आदर्शों को जो हम लोग जो है हृदय में संजो के रखेंगे। उसके बारे में बात है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में आपका सी में बात है। चौथा में आपका देश की रक्षा के बारे में बात है। और पांचवा जो कि है देश के सभी लोगों के समस्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का विनिर्माण करें, ठीक है। समानता का मतलब ही फ्रेंड्स जो आपका महिलाओं से संबंधित होता है। सो इसीलिए यहाँ पर जो है ये 5 नंबर का जो आपका सब क्लॉज है यानी 51AE, ठीक है, तो यही आपका जो है संबंधित है आपका महिलाओं के गरिमा के लिए और अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए, ठीक है। तो खंड ई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा इतना चीज़। बाकी आगे बढ़ते हैं। बोर्ड 11 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसा विदु शेख हसन जो है किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है आपका नादस्वरम जो वाद्य यंत्र है उसके लिए जाने जाते हैं, जो आपका गोसा विदु शेख हसन है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि जो अवान मिस्त्री है तबला से एसोसिएटेड है, अनंत आर कृष्ण आपका मृदंगम से एसोसिएटेड है, और जो विजी जोग है वो आपका वायलिन से एसोसिएटेड है। वायलिन से एसोसिएटेड एक और पर्सन है TN कृष्णा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पखवाज, ठीक है, पखवाज से रिलेटेड है आपके मोहन श्याम शर्मा, ठीक है।
तो ये कुछ कुछ जो नाम है उसको भी आप याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बाकी का जो ये आपका बच गया, ठीक है, जिसको हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपका जो है दक्कन का जो पठार है वो आपका जो है कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो नर्मदा नदी होती है वो आपका पेनिनसुलर जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसको दो भागों में बांटती है। जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको दक्कन का पठार, और जो ऊपर वाला है उसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दक्कन का पठार आपको याद होना चाहिए कि ये जो ऊंचाई अगर देखा जाए वेस्ट टू ईस्ट अगर जाने पे तो इसका ऊंचाई क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, दक्कन के पठार की। बाकी एक तिब्बत का पठार लोकेटेड है आपका, जिसको कि विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। इतना चीज़ आपको जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कौन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये आपका जो 7th अनुसूची था, ठीक है, 7th जो आपका अनुसूची था उसके अंतर्गत ये तीनों को जोड़ा गया था, ठीक है। मतलब इसके बारे में डिस्कस है कि क्या क्या काम जो है आपका संघ सूची देखेगा, क्या क्या आपका जो राज्य सूची देखेगा, और क्या क्या समवर्ती देखेगा। तो ये देखिए हमारा जो कृत्रिम आवास है वो आपका समवर्ती सूची है। मतलब समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें संघ और केंद्र दोनों का अधिकार होगा इस पर कानून बनाने का। तो कृत्रिम आवास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं संघ सूची में क्या क्या आएगा। तो इसमें आपका डिफेंस हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामला, युद्ध एवं शांति, रेलवे, हवाई यात्रा, इंश्योरेंस, नागरिकता, ये सारे आपके संघ सूची से संबंधित है। राज्य सूची की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें आपको पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, कब्रिस्तान, ये सब आपको राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और समवर्ती सूची में आपका शिक्षा हो जाएगा, शादी तलाक हो जाएगा, न्याय का प्रशासन हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, परिवार योजना हो जाएगा, बिजली, फैक्ट्री, मूल्य नियंत्रण, ये सारे के सारे जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची का जो आइडिया है हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। तो देखिए महासागर की सबसे गहरा बिंदु जो कि मरियाना ट्रेंच है, जो कि आपका प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मरियाना ट्रेंच हो जाएगा, जहाँ पर लगभग 11,022 मीटर की गहराई है, डेप्थ है, ठीक है। बाकी महासागरों की बात करेंगे, 5 महासागर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बड़ा से छोटा की, तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, आप पैसा करके याद कर सकते हैं। पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, एस से आपका साउदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर, उसके बाद ए से आपका आर्कटिक महासागर। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर की, तो एस शेप का है और सबसे व्यस्त ये है, जिसमें कि सबसे जो गहरा पॉइंट है पोर्टो रिको है, ठीक है। ये आपका सबसे गहरा पॉइंट है अटलांटिक में। एंड अगर हिंद की बात करेंगे, जो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, उसमें आपको सुंडा ट्रेंच जो है सबसे गहरी पॉइंट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी प्रशांत महासागर को तो पता ही चल ही गया कि ये जो मरियाना ट्रेंच है जो कि आपका पूरा पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर, बोला कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 37 से संबंधित है। बाकी डीपीएसपी का जो हम लोग ऑलरेडी 44 नंबर आर्टिकल तक देख लिए थे, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात किया गया था। बाकी हम लोग आर्टिकल नंबर 44 से आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो आपका जो 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके देखभाल एवं शिक्षा का जो प्रावधान है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसके विषय में जो आपका चेंजेस भी किया गया था, जो आपका 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसमें अंतर्गत ये प्रावधान आपका ऐड किया गया था कि जो भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उसकी देखभाल एवं शिक्षा का जो है आपका विशेष ख्याल रखा जाएगा। एंड अनुच्छेद जो 46 है उसमें आपका SC/ST और OBC के जो हितों की अभिवृद्धि है उसके बारे में बात है। 47 में आपका जो है पोषण स्तर को उच्च करना और मद निषेध, मतलब कि जो भी मदिरा है या फिर जो भी ड्रग्स है उस पर निषेध किया जाए उसका प्रावधान है। 48 में आपका कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, ठीक है। एंड 48A जो है वो आपका पर्यावरण का संरक्षण और सुधार या फिर वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ये आपका जो है 48A जो है आपका 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था फ्रेंड्स उसके अंतर्गत इस चीज़ को जोड़ा गया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई थी। 39 आर्टिकल ए में भी ऐड किया गया था, 43A ऐड किया गया था, और बच्चों का विकास ये आपका ऐड किया गया था, और पर्यावरण 48A ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। इसके अलावा जो 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों के संरक्षण करने का प्रावधान है, मतलब इसके बारे में बोला गया। 50 में आपका न्यायपालिका और क्रायपालिका का पृथककरण की बात की गई है, और जो 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
इसके अलावा 16 नंबर बोर्ड है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये जो आपका राजस्थान में लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ कुछ और यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो किश्तवाड़, दाचीगाम, ये कुछ यहाँ पर जो है आपका नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो पहला आपका इंडिया का नेशनल पार्क है जो कि है आपका यहाँ पर जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावा दोस्तों और भी इम्पॉर्टेंट अगर बात करेंगे हेमिस की बात करेंगे, हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका लद्दाख में लोकेटेड है, जो कि सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राजा जी नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे इधर हम लोग जो है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है, ठीक है। लिटिल रन ऑफ कच्छ भी आपका गुजरात में है। इसके अलावा वंसाड़, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम साउथ में बात करते हैं तो साउथ में आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइलेंट वैली जो कि केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। मणिपुर में आपको पता ही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे और भी हम लोग जो नेशनल पार्क को देखेंगे। अगर बिहार में बात करेंगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा, अगर यूपी में बात करेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये सब आपको नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलेगा आपको, जैसे वहाँ पर जो है कान्हा हो जाएगा, ठीक है, पेंच हो जाएगा, वन विहार हो जाएगा, ठीक है, बांधवगढ़ हो जाएगा। तो ये सारा आपका एमपी में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बेरोजगारी का प्रकार जो है बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है, तो ये बात करेंगे तो ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का अंतर्गत आता है। बेरोजगारी के काफ़ी सारे टाइप्स होता है, उसको हम देखेंगे। पहला संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसमें कि कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं का बेमेल होता है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में। और इसी के अंतर्गत एक शिक्षित बेरोजगारी भी होता है, जिसमें कि डिग्री होने के बावजूद भी बेरोजगार ही वो होता है, तो ये आपका शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है, जो कि संरचनात्मक बेरोजगारी का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये आपका नौकरियों के बीच अस्थायी बेरोजगारी को मतलब दिखाता है, जिसमें कि नए जॉब की तलाश में मतलब जो है पिछले वाला जॉब को छोड़ता है, मतलब एक जॉब होने के बावजूद, ठीक है, दूसरे जॉब की तलाश करते हैं, तो ये आपका जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। बाकी प्रेक्षण बेरोजगारी की कहेंगे तो आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार जब दे दिया जाता है तो उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको प्रेक्षण बेरोजगारी कहते हैं, जो कि कृषि क्षेत्रों में जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये आपका जो है आर्थिक उतार चढ़ाव से संबंधित है, जो कि शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी की बात करेंगे तो जो मतलब कि मांग में मौसमी बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब दिवाली आया तो उसमें पटाखा का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है, तो उस समय जो बेरोजगारी कम होती है, लेकिन जब फेस्टिवल ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर से वही बेरोजगारी जो है ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार का जो बेरोजगारी होता है मौसमी बेरोजगारी होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है आपका रोजगार मिलेगा, उसके बाद फिर आपको जो है बेरोजगार रहना पड़ेगा, तो ये आपका मौसमी बेरोजगारी कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेरोजगारी का हिस्सा है। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारे 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, पहला जो सेक्टर है कृषि क्षेत्र, दूसरा आपका विनिर्माण, तीसरा सेवा क्षेत्र, तो उसका जो है मतलब पर्सन कितने इंक्लूड है और जो हमारा जीडीपी है उसमें कितना ज़्यादा योगदान है। तो अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कृषि क्षेत्र में तो 54.6% लोग जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए, लेकिन जीडीपी में योगदान मात्र 20.9% का ही है। उसी के बाद विनिर्माण की बात करेंगे तो 24.3% लोग जो इसमें लगे हुए हैं एंड मात्र 25.9% जो है, हालांकि अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र से तो ज़्यादा ही है, तो 25.9% जो योगदान आपका जीडीपी में है इसका। और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 21.1% लोग जो इसमें शामिल है, लेकिन 55% लोग ही यहाँ पर जो है इसमें 55% जो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि ये जो है आपका जीडीपी में योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको जो है आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। आगे है कौन सा मूल्यह्रास को ध्यान में नहीं रखता है, तो कौन सा मूल्यह्रास को ध्यान में नहीं रखता है, तो जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो आपका मूल्यह्रास जो होता है वो ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय में जो है कई सारे टर्म है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके अंतर्गत बोला है किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय में आमतौर पर एक वर्ष में जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो आपका जीडीपी कहलाता है। मतलब देश के अंदर देश के नागरिकों के द्वारा जो आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एक साल में, ठीक है, उसका जो आपका मौद्रिक मूल्य होगा वही आपका जीडीपी कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। वित्तीय वर्ष आपको पता ही होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होता है।
इसके अलावा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की। तो ये जो है देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों जो मान लीजिए जो कंट्री है, ठीक है, उसमें जो भारतीयों द्वारा, ठीक है, और विदेश में भी कुछ भारतीय काम कर रहे हैं, तो उससे जो आपका मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, हमको जो काम कर रहे हैं उससे मौद्रिक मूल्य जो प्राप्त होता है उसको हम लोग जीएनपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जीएनपी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उस जीडीपी में बस आपको जो है, जीडीपी में आपको बस जो फाइनेंशियल इनकम जो अब्रॉड से आ रहा है, ठीक है, उसको माइनस करके, ठीक है, फाइनेंशियल इनकम मतलब देखिए, एक मिनट, एक अच्छे से समझाता हूँ मैं इसको। देखिए जीडीपी में अगर हम जो देश के अंदर कुछ अंग्रेज भी काम कर रहे होंगे ना, मतलब मान लीजिए दूसरे कंट्री के लोग, तो उससे जो प्राप्त हो रहा है उसको हम घटा देंगे जीडीपी में, और उसके बाद हम लोग उसमें ऐड कर देंगे विदेश में जो भारतीय काम कर रहे हैं उससे जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो रहा है उसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो जीएनपी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीडीपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी में देश के अंदर आपके जो है मतलब भारत के लोग भी काम कर रहे हैं, और मतलब भारत से बाहर के भी कुछ कुछ व्यक्ति होंगे ना, तो जीडीपी में वो सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर जीएनपी की बात आता है तो जीडीपी में जो विदेश के जो नागरिक हमारे भारत में काम कर रहे हैं उसका हम लोग जो मौद्रिक मूल्य है उसको हम हटा देंगे, और जो विदेश में हमारे भारतीय लोग काम कर रहे हैं उससे जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमको जीएनपी मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा देखिए बात करते हैं एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें से हम लोग जो मतलब अगर इसको हमको निकालना है तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमको जो है यहाँ पर जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो उसको हम लोग जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा के निकाल सकते हैं, और जीएनपी निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग जो है नेशनल फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे, तो जीएनपी आपका जो है यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये तो ये चीज़ हो गया। बाकी एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे भी ये चीज़ें निकलती है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हटा देंगे तो हम लोग को जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, सेम इसी चीज़ को जो आपका मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसको हम लोग जो है जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से अगर हम सब्सिडी घटा देंगे तो हमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस में सब्सिडी, चूँकि यहाँ पर ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस में कर प्लस में सब्सिडी, तो ये आपका फाइनल यहाँ पर जो आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। बाकी फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट होता है कि अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो ये आपका जो फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। बाकी मार्केट प्राइस माइनस अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स में से सब्सिडी जब घटा देंगे तो ये हम लोगों को जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की तो यही हमारा जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बाकी चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पृथ्वी के ऊपरी मंडल का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए जो आपका अर्थ का जो ये पार्ट है, अंदर भाग है, वो कई सारे लेयर्स में है। ठीक है, इसमें जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, क्रस्ट के मतलब इसी के नीचे जो है लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा मतलब इस तरीके से एक लेयर है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है और चिपचिपा होता है, मतलब ज़्यादा ये लिक्विड टाइप का भी नहीं होता है, ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होता, मतलब ये एक प्रकार का कह सकते हैं सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। और ये जो सेमी मोल्टन स्टेट होता है यही आपका जो है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा, जो आपका ऊपरी मेंटल का जो अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र होता है। मेंटल का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है इसी में ये पाया जाता है। ठीक है, यही आपका जो है क्या कहलाता है, जो आपका लावा वगैरह जो होता है यही चीज़ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो यही चीज़ आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पृथ्वी का जो मतलब संरचना है, आंतरिक संरचना, उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, भूविज्ञान के जनक आपका जेम्स हार्टन को माना जाता है। ठीक है, जियोलॉजी के अंतर्गत ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्रस्ट क्या होता है। तो क्रस्ट में देखिए 5 से 70 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक आपका महासागरीय क्रस्ट। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है इसकी जो मोटाई होती है 30 किलोमीटर होती है, ये मोटी और हल्की होती है और ग्रेनिटिक चट्टानों की बनी होती है। और महासागरीय क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका सीमा का नाम जानता है क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। एंड 5 किलोमीटर की मोटाई होती है इसकी। ये पतली जरूर होती है लेकिन ये सघन होती है। ठीक है, घनी होती है और ये बेसाल्टिक रॉक से मिलकर बनी हुई है। ठीक है,
और ये जो आपका क्रस्ट है वो आपका सियाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। बाकी अगर बात करेंगे पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें आपको कई सारे तत्व देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा 46.4% देखने को मिलेगा, सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8%, उसके बाद लोहा आपको 5% देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में आपको ये 4 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा मेंटल, तो जिसकी मोटाई आपका 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इसी में आपको जो ऊपरी वाले भाग में स्टेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, जिसको कि दुर्बल मंडल कहते हैं। ये आपका सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, अर्ध पिघली अवस्था में प्लास्टिक फॉर्म में होता है। कोर की बात करेंगे तो कोर देखिए बात करेंगे तो ये आपका जो है इसका बाहरी जो आवरण होता मतलब बाहरी होता है ये मतलब 2 प्रकार का कोर होता है, एक बाहरी और आंतरिक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होता है वो बाहरी होता है, ये आपका जो है लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चुंबकीय शक्ति देखने को मिलेगा। बाकी आंतरिक वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो ठोस होता है, ठीक है। आंतरिक हिस्सा 1300 किलोमीटर तक होता है और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है वो आपका 2200 किलोमीटर तक होता है। इसको नीफे के नाम जानते हैं क्योंकि इसमें निकेल और आयरन जो आपका है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे आयतन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेंटल देखने को मिलेगा 84%, क्रस्ट आपका 1% देखने को मिलेगा और कोर आपको जो 15% देखने को मिलेगा। अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो द्रव्यमान में आपका क्रस्ट 1%, मेंटल 68% और कोर आपका 31% है, ठीक है। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पार्ट आपको मेंटल का ही देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर मेंटल का जो द्रव्यमान और आयतन दोनों ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज़ हो गया। स्थल मंडल क्या होता है, तो क्रस्ट प्लस में मेंटल का ऊपरी जो ठोस भाग होता है वो आपका स्थल मंडल कहता है। मतलब ये देखिए, ये हो गया क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये वाला जो है आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो है लिथोस्फीयर कहलाता है, यानी कि स्थल मंडल कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि इतना याद होगा। बाकी इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मेंडेलिवियम का परमाणु संख्या क्या है। तो मेंडेलिवियम की बात करेंगे तो इसका जो परमाणु संख्या 101 है, ठीक है। एक लोथल मेयर करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 में जो है ये मतलब एटॉमिक वेट और वॉल्यूम का ग्राफ दिए थे, ठीक है। इसके बाद मोस्ले आए थे जिनको मतलब कि अभी फिलहाल का जो आपका पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिल रहा है ये मोस्ले का ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 118 टोटल एलिमेंट थे उस समय। इन्होंने परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट किया और परमाणु भार को ए से डिनोट किया। बाकी आप देख सकते हैं ये जो आपका मॉडर्न का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमसे पूछा था क्या, मेंडेलिवियम। तो मेंडेलिवियम जो आपका 101वां आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका एक्टिनाइड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। आपको बता दें जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको 4 ब्लॉक देखने को मिलेगा, एस, पी, डी और एफ। तो जो आपका एस ब्लॉक है, जो ये आपका जो वर्ग 1 और जो वर्ग 2 है, ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो 13 से लेकर के 18 का जो आपका वर्ग है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 3 से लेके जो 12 तक का जो वर्ग है वो आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिसको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपका एफ ब्लॉक है जिसमें कि आपका जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप आता है, तो ये आपका एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। 57 से 71 आपका जो है क्या कहते हैं लैंथेनाइड हो जाएगा। और एक्टिनाइड्स की बात करेंगे तो ये आपका 89 से लेकर के 103 तक का जो एलिमेंट होता है वो एक्टिनाइड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा चलिए हम करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पहला है LIC का नया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। बाकी चेयरमैन इनके कौन है, तो R दोराईस्वामी है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपका जो है स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम था, जो कि 77वां नंबर था, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कंप्लीट हुआ इसमें, ठीक है, जो कि 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चला था, ठीक है। 2024 वाला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। विकसित भारत इसका थीम था, ठीक है। 78वां नंबर ये हमारा मतलब कि स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। तो ये था आज का हम लोग का लेक्चर, ठीक है, जो कि लंबा जरूर हो गया लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप यहाँ पर जो है याद कर लीजिए। अगर आप देखिए फाउंडेशन कोर्स अगर पढ़े हुए तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तब भी ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कुछ चीज़ें ऐड करनी है या फिर नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी PDF तो मैंने बता ही दिया कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।